चलिए रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया है, हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है ना। चलिए तो स्वागत है आपका हमारे चैनल वीडियो बेस्ट में। ये फर्स्ट संडे क्लास है ना। और हम लोग आज देखने जा रहे हैं CPWD मैन्युअल, वर्क्स मैन्युअल को कहा जाता है, ठीक है। और वो 2014 वाला देख रहे हैं। आपके 2019 भी आ गया है, अपडेटेड है 2019, लेकिन सिलेबस में 14 है। अगर कोई मुझे बताएं कि 19 है तो मैं 19 को अपडेट कर दूंगा। लेकिन इसमें एक बात आप जान लीजिए कि केवल और केवल कुछ डाटा ही ऐसे हैं जो आप लोगों को चेंज मिलेंगे, बेसिक कंसेप्ट आपका चेंज नहीं है। रिकॉर्डिंग रुक गया ना? हाँ? क्या प्रॉब्लम कर रहा है ये? हेलो। हाँ, तो ये मैं कह रहा था कि 2014 ही वाला जो है आपके सिलेबस में है। 2019 का जो आपका सिलेबस आया है, सिलेबस नहीं आया सॉरी, 2019 का जो CPWD वर्क्स मैन्युअल आया है वो बहुत कंसाइज है, छोटा है। और आपके सिलेबस में जो 2014 है वो बड़ा है, वो आपको बेसिकली कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए है। 19 में SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर अलग कर दिया गया है। तो जब आप वर्क्स मैन्युअल 19 देखेंगे 2019, तो इसमें से माने SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर अलग कर दिया गया है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, ठीक है, ये अलग कर दिया गया है। हालांकि मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है कि आपके सिलेबस में 14 को कब अपडेट करके 19 किया गया है। अगर 19 किया गया है तो कोई मुझे बताएंगे तो मैं उसके अकॉर्डिंगली चेंज कर दूंगा नेक्स्ट वीक से। लेकिन अगर नहीं हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग इसको यहाँ SAS का पूरा कोर्स होगा क्या सर? हाँ होगा, बिल्कुल होगा। नहीं, लेकिन संडे को पूरा कोर्स नहीं हो पाएगा। संडे को केवल आपका CPWD वर्क्स मैन्युअल ही चलता रहेगा, ठीक है। SAS का पूरा कोर्स संडे को नहीं हो पाएगा, सॉरी, ठीक है। जहां तक होगा आप लोग जो ज्वाइन कर चुके हैं उनको निकाला नहीं जाएगा, वो लोग रेगुलर क्लास में आ सकते हैं और आप लोग आते रहिएगा। यू आर मोस्ट वेलकम। खैर, तो चैप्टर 1 है वर्क। हम लोग देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन ऑफ CPWD। खैर, इससे पहले कि हम बुक के स्टाइल से पढ़ें, ये मेरा तरीका नहीं है, मेरा तरीका है मेरे अपने स्टाइल से पढ़ाने का। तो मैं सबसे पहले आपको अपने एक्सपीरियंस से कंसेप्ट बिल्डिंग करता हूं, आप लोग देखिएगा। उसके बाद में आप लोग देखिएगा कि बुक में क्या लिखा हुआ है, और फिर हम लोग पॉइंट उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली डिस्कस करेंगे। तो कंसेप्ट क्या है वो देख लीजिए। कंसेप्ट ये है कि हम लोग CPWD के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। CPWD जो है पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है, और ये बेसिकली जुड़ा हुआ है 2 वर्क से, ठीक है। तो वर्क में इसका काम जो है वो मेन वर्क भी है, ठीक है, और रिपेयर वर्क भी है। मेन वर्क और रिपेयर वर्क। मेन वर्क को यहाँ पे ओरिजिनल वर्क कहा गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेन को मैं हटा देता हूं और बुक में लिख दिया गया ओरिजिनल वर्क। ओरिजिनल वर्क और रिपेयर वर्क का मतलब क्या हुआ देख लीजिए। कोई बिल्डिंग आप बना रहे, नई बिल्डिंग, सरकारी बिल्डिंग, आपकी पर्सनल प्राइवेट नहीं, तो कोई सरकारी बिल्डिंग आपकी बन रही है तो वो मेन वर्क हो गया। उसी बिल्डिंग में जब आप 1 साल 2 साल के बाद में रिपेयर का काम करते हैं तो वो रिपेयर वर्क हो गया, ठीक है। जब आप मेन वर्क करते हैं या ओरिजिनल वर्क करते हैं तो ये एक तरह का कैपिटल वर्क है, हमेशा से ध्यान रखिएगा। और जब आप रिपेयर वर्क करते हैं, इसमें जो एक्सपेंडिचर है उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब इसमें क्या अंतर है भाई? कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में कोई डिफरेंस है? मतलब डिफरेंस है तो कोई मुझे बतलाएगा? आप लोग में से कोई भी बताइए प्लीज, बताइए कोई भी। बहुत ज्यादा एलेबोरेट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जितना आपको आता है बोलिए, बोलिए चलिए। सर कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जब हम लोग कैपिटल में इन्वेस्ट कर देते हैं, मतलब ये डे टू डे एक्सपेंडिचर नहीं है, फॉर लॉन्ग टर्म के लिए होता है, मतलब 1 साल या 2 साल से ज्यादा वाला एक्सपेंडिचर। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब सर डे टू डे एक्सपेंडिचर है, मतलब ये डे टू डे हो सकता है, ये क्वार्टरली हो सकता है, तो इसमें मेरे को पता। ठीक है, कोई और कुछ बोलना चाहेगा जो इन्होंने नहीं बोला है वो पॉइंट? एलके जी कुछ आप बोलिए, जो इन्होंने नहीं बोला है वो बताइए। कैपिटल जो एक्सपेंडिचर होता है ना, वो ये है कि परमानेंट नेचर का होता है ना। ठीक है, देखिए मैं बता देता हूं जो मेन बात है, जो आप लोग दोनों में से किसी ने नहीं कहा। कोई भी काम आप करते हैं और उसकी कीमत बढ़ जाए, उसका कुछ सेल वैल्यू हो, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है।
और सेल वैल्यू में कोई इंक्रीमेंट ना है तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। उदाहरण के तौर पे आपके पास में 5 लाख रुपए आ गए, ठीक, और आपने 5 लाख रुपए का 2 काम कर सकते हैं। 5 लाख रुपए है और आप उससे आराम से इंटीरियर डेकोरेशन करवा लीजिए, ठीक है। या एक तरीका और है कि आपके 2 फ्लोर का मकान है तो ऊपर में 2 कमरे और बनवा लीजिए। दोनों काम आप कर सकते हैं 5 लाख रुपए में। अब आप बताइए, जब 2 कमरे आपने बनवाए तो उस मकान की कीमत बढ़ेगी, या आपने इंटीरियर डेकोरेशन में 5 लाख रुपए खर्च किया है उससे मकान की कीमत बढ़ेगी? किससे बढ़ेगी बताइए? सर वो जो 2 फ्लोर जो बनाए हैं उससे कीमत बढ़ी। यस, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब ही है कि जो आपने खर्च किया है उतनी कीमत उसकी बढ़ गई है, ठीक है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब है कि उसकी कीमत उतनी नहीं बढ़ी है। तो ऐसी स्थिति में आपको 2 तरह के काम मिलते हैं, एक ओरिजिनल वर्क, एक रिपेयर वर्क। वो इसी के एक्सपेंडिचर के अकॉर्डिंगली बुक होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब इसी में जो फाइनेंशियल अप्रूवल का जो पावर दिया गया है या इसमें क्या प्रोसीजर है उसके बारे में हम लोगों को बात करनी है। ध्यान से देखिएगा। सीपीडब्ल्यूडी एक डिपार्टमेंट है, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन के काम करता है, यानी कि दोनों तरह के ओरिजिनल रिपेयर किसके किसके लिए कर सकता है। तो यहाँ पे कुछ एग्जेम्पशन या अपवाद दिए गए हैं। कुछ ऐसी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट की जिनके पास में अपना इंजीनियरिंग विंग होता है, ठीक, उनके लिए सीपीडब्ल्यूडी को काम नहीं करना होता है। तो सीपीडब्ल्यूडी नॉट डूइंग, ठीक है। किसके किसके लिए भाई देख लीजिए, सीपीडब्ल्यूडी नहीं करता है। नंबर 1 एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट, ठीक है। आप लोग चाहें तो लिख सकते हैं, ना चाहे तो नहीं भी लिख सकते हैं क्योंकि रिकॉर्डिंग वीडियो तो है ही, ठीक है। नंबर 2 किसके लिए भाई? तो आपका है सेंट्रल वाटर कमीशन के लिए, वाटर कमीशन, इनके लिए ये काम नहीं करता है, ठीक है ना, पहले मैंने लिख दिया है। नंबर 3 क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट यानी पोस्टल डिपार्टमेंट, ठीक है। नंबर 4 क्या है? ऑल इंडिया रेडियो, नंबर 5 क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, स्पेस डिपार्टमेंट, और नंबर 6 क्या है? रेलवे, ठीक है। ये 6 डिपार्टमेंट के लिए सीपीडब्ल्यूडी कोई भी काम नहीं करता है, देख लीजिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अब कुछ ऐसे डिपार्टमेंट है जिसके लिए सीपीडब्ल्यूडी को काम करना पड़ता है बिकॉज ऑफ देयर स्पेशल ऑर्डर, ठीक है। उसमें क्या कहा गया है? कहा गया है कि कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं, द डिपार्टमेंट एग्जीक्यूट द वर्क ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर, शिपिंग, सरफेस ट्रांसपोर्ट एज एंड व्हेन आस्क्ड फॉर। माने इसमें जो है एज एंड व्हेन आस्क्ड फॉर, आस्क्ड फॉर का मतलब उनको ऐसा करने के लिए कहा जाए। सीपीडब्ल्यूडी वर्क, ठीक है, काम करता है किसके लिए? कौन से डिपार्टमेंट है? यहाँ मैं अल्फाबेटिकली लिख देता हूँ। इसका है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ठीक है, तो इसका मतलब डिफेंस। बी क्या है? एक्सटर्नल अफेयर माने विदेश मंत्रालय, ठीक है। सी क्या है? शिपिंग, जहाज रानी। और डी क्या है? डी यहाँ कैपिटल हो जाना चाहिए ना। डी है रोडवेज। ये रोडवेज में एक डिवीजन आता है जिसका नाम है एनएच, नेशनल हाईवे, ठीक है। और जिन जिन लोगों ने स्टेट के गवर्नमेंट में काम किया होगा पीडब्ल्यूडी में या कभी ऑडिट करने के लिए गए होंगे उनको इस डिवीजन से वास्ता पड़ा होगा, नेशनल हाईवे डिवीजन, ठीक है। ये डिवीजन होता है, इसको आप लोग को देख लेना है, राइट। तो अब आप समझ गए कि कितने डिपार्टमेंट हैं जिनके सीपीडब्ल्यूडी काम करता है और कितने डिपार्टमेंट हैं जिनके सीपीडब्ल्यूडी काम नहीं करता है। क्लियर है? हाँ ना, बताइए। जी हाँ सर। सर क्लियर है ना? चलिए, अब उसके नीचे आप लोग देख सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वर्क में ओरिजिनल वर्क के बारे में बताया गया है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस के बारे में बताया गया है। ओरिजिनल वर्क को फिर अलग से क्लासिफाई नहीं किया गया है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस को क्लासिफाई किया गया है, उसको हम एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। देखिएगा रिपेयर एंड मेंटेनेंस क्या होता है। अच्छा, ओरिजिनल वर्क तो आप लोग समझ ही गए होंगे, लेकिन ओरिजिनल वर्क भी दो तरह के हैं।
यहाँ पे वो नहीं लिखा हुआ, मैं बताता हूँ आपको, आगे लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए ओरिजिनल वर्क, राइट। ओरिजिनल वर्क दो तरह के हैं, एक होता है ग्रांट वाला और एक होता है इसको जिसको कहते हैं बजट वाला, और एक होता है डिपॉजिट वाला, ठीक है। अब इसको समझाने के लिए हम बेटर एक्सप्लेन कर सकते हैं, डाल दो, ठीक है। इसको समझाने के लिए हम बेटर एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्या मैं आपको बताता हूँ। देखिएगा, आपके पास में कुछ मेजर हेड दिए गए हैं, आप लोगों ने 15 डिजिट क्लासिफिकेशन को तो कहीं ना कहीं पढ़ा ही होगा, पढ़ा है कि नहीं? मेजर हेड, सब मेजर हेड, माइनर हेड पढ़ा है या नहीं? हाँ, बताइए, है ना। MSM SDO में कहता हूँ, देखिएगा ये है मेजर हेड, ये सब मेजर हेड, ये माइनर हेड, सब हेड, डिटेल हेड, ऑब्जेक्ट हेड। डिजिट लिख देता हूँ, ये 4 डिजिट, ये 2 डिजिट, ये 3 डिजिट, यहाँ तक 9, फिर 2, फिर 2, फिर 2, कुल मिला के 15, ठीक है। इसी को कहा जाता है 15 डिजिट क्लासिफिकेशन। 6 टायर, 1 2 3 4 5 6, 6 टायर, 15 डिजिट क्लासिफिकेशन, ठीक है ना। अब आप देखिए, इसके हिसाब से मैं क्या बताने जा रहा हूं आपको, बजट हेड वाला खर्चा और डिपॉजिट हेड वाला खर्चा, है ना। तो जो भी पीडब्ल्यूडी होता है उस सब के लिए यहाँ पे बनाया गया है हेड अलग अलग। उदाहरण के तौर पे रोड के लिए हेड बनाया गया है 3054। एक्चुअल में हम लोग तो ओरिजिनल वर्क को पढ़ रहे हैं, ओरिजिनल वर्क, और ये हेड जो है रिपेयर वर्क का है। ये आपको पता है ना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का हेड है ये वाला, आया ना। बताइए, कोई मुझे बताइए, आप लोग को ये डिफरेंस पता है ना कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए हेड अलग अलग है? यस सर। बोलिए। यस, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर वाला हेड है कि नहीं? यस सर। है ना। और हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे ओरिजिनल वर्क, ओरिजिनल वर्क के लिए रोड का ये हेड है, ठीक है। उसी तरीके से RWD रूरल वर्क्स के लिए हेड अलग है, ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन के लिए अलग है, बिल्डिंग के लिए अलग है। बिल्डिंग में फिर 2 बिल्डिंग आते हैं, ऑफिस बिल्डिंग के लिए 2059 और हाउसिंग के लिए 216। तो ये तो 216 नहीं होगा ना, 4059 और 4216 होगा ना। अच्छा, ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन के लिए कौन सा 4215 है क्या? देखिए तो जरा, ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन के लिए कौन सा हेड होगा, देख के बताइए तो कोई भी, तब हम इसको लिखेंगे। चलिए खैर कोई बात नहीं। तो मेरा कहने का ये मतलब था कि ये सब आपके मेजर हेड दिए गए हैं, है ना, जो कि आपके ओरिजिनल वर्क में काम आते हैं। इन हेड में जब आपका ग्रांट और बजट वाला खर्चा होता है तो इनके इन प्रॉपर हेड में बुकिंग होता है। 5054 में बुक किया है, या आपने फिर 4059 में बुक किया है, 4216 में बुक किया है, ये इनका ओरिजिनल हेड है, जिसको कि फाइनल हेड कहा जाता है। फाइनल हेड, समझे। ओरिजिनल वर्क नहीं हो रहा है, सब का सब ओरिजिनल वर्क में। और डिपॉजिट हेड के लिए जो हेड बनाया गया है वो है 8443 सिविल डिपॉजिट। ये आप लोगों ने सुना है कहीं पर, हाँ या ना बताइए? सुना है सर। सुना है ना। तो 8443 सिविल डिपॉजिट आपका डिपॉजिट वर्क में होता है खर्चा। इस तरीके से आपने देखा कि ओरिजिनल वर्क को हम लोगों ने 2 हिस्से में बांट रखा है, ठीक है। अब रिपेयर वर्क को भी 2 हिस्से में बांट लेते हैं, देख लीजिए रिपेयर वर्क कौन सा होता है। रिपेयर वर्क, ठीक है। रिपेयर वर्क भी 2 हिस्से में है, एक है एनुअल रिपेयर, ठीक है, और एक है स्पेशल रिपेयर, ठीक है। अच्छा, एनुअल रिपेयर का मतलब क्या हुआ? अच्छा, आप लोगों ने कहीं पर भी स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक पढ़ा है? SMB किन्होंने पढ़ा है, आया ना कहिए। स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक किन्होंने पढ़ा है? हाँ, किसने कहा? जिसने भी कहा, ठीक है, बढ़िया कहा। स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक किस लिए यूज किया था, आप बता सकते हैं? नहीं बता सकते? सर ये सर कोई भी काम हो गया होगा, उसको कोई बिल्डिंग बन गया उसका बोले, सर बोले। वो पूरा माप करके उसको एक बुक में लिख लिया जाता है। और वो उसका पर्पस क्या होता है? जब बिल्डिंग आपका बन चुका है सर दोबारा तब उसको आप जब रिपेयरिंग कराना हाँ, तो उसमें वर्ड यूज किया गया पीरियोडिकल रिपेयर। क्या वर्ड यूज किया गया है?
क्या वर्ड यूज किया गया है? पीरियोडिकल रिपेयर। वो पीरियोडिकल रिपेयर यही वाला एनुअल रिपेयर है, समझ गए है ना? अब आप लोग जो नए हैं वो सोच रहे होंगे कि ये भगवान ये कहाँ से इन्होंने दे दिया है। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मैं एक लाइन में लिख देता हूँ, आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग को वहीं मिल जाएगा। ठीक है, वो वाला कहाँ पे है? स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक वाला, SMB पीरियोडिकल रिपेयर। ठीक है, वो मिल गया मुझे 10.2.10 में, ये SMB में मिलेगा स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक, और वो कहाँ है? PPWA कोड 10.2.10 में। सर ये तो वर्क्स का है ना, वो चैप्टर वर्क्स का है ना? ये हाँ वर्क्स का ही है, बिल्कुल है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल वर्क्स का ही। हाँ चैप्टर 10, देखिए 10 का मतलब चैप्टर 10 हुआ ना। हाँ ये सर, ये नहीं वही है ना? तो यहाँ पे वर्ड यूज किया कि पीरियोडिकल रिपेयर, और ये पीरियोडिकल रिपेयर यही एनुअल रिपेयर है, ये वाला नहीं है, स्पेशल रिपेयर नहीं है। क्लियर हुआ है ना? अच्छा, अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो मैं रिकमेंड करता हूं कि कोई भी एक आदमी स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक का 10.2.10 अगर खोल सकते हैं तो खोलिए और उसको पढ़िए प्लीज। ये पीरियोडिकल रिपेयर लिखा हुआ है, 10.2.10 में लिखा है, कहीं और लिखा है पीरियोडिकल रिपेयर। हेलो, पढ़िए पढ़िए, हाँ मिल गया, बिल्कुल मिल गया। 10.2 पॉइंट के पहले ही पैराग्राफ में लिखा हुआ है, इफ द स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक ऑफ बिल्डिंग आर मेंटेन्ड इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द प्रिपरेशन ऑफ एस्टिमेट फॉर पीरियोडिकल रिपेयर। तो जो मैंने टर्म यूज किया है वो यहाँ पे लिखा हुआ है एकदम क्लियर लाइन में। ठीक है ना? तो पीरियोडिकल रिपेयर एनुअल रिपेयर है, आप लोगों को इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक इसके लिए यूज किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ बिल्डिंग मेजरमेंट। ठीक है, हर जगह पे एनुअल रिपेयर के लिए स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक यूज नहीं किया जाता है, समझ लीजिएगा। ठीक है, स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक हर एनुअल रिपेयर के लिए नहीं किया जाता है, लेकिन पीरियोडिकल रिपेयर बिल्डिंग के लिए किया जाता है। तो उसका जो पीरियोडिकल रिपेयर है इसके एनुअल रिपेयर के ही लिए है, ये वाला स्पेशल रिपेयर के लिए नहीं है। ठीक है, अब हम आते हैं स्पेशल रिपेयर में। स्पेशल रिपेयर क्या होता है भैया? स्पेशल रिपेयर किसी भी तरह का डैमेज हो जाए, समझे, किसी भी तरह का डैमेज, तूफान आ जाए, भूकंप आ जाए, कुछ भी हो जाए, समझे, और डैमेज हो गया है तो उसके लिए आपको पीरियोडिकल स्पेशल रिपेयर करना पड़ेगा। यहाँ पर जो टर्म लिखा गया है, दिस कवर मेजर रिपेयर और रिप्लेसमेंट ऑफ रीमॉडलिंग ऑफ अ पोर्शन ऑफ एन एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर और इंस्टॉलेशन ऑफ अदर वर्क ड्यू टू मेजर ब्रेकडाउन। समझे, पूरा का पूरा ब्रेकडाउन ही हो जाए, या आप स्पेशल रिपेयर ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए ब्रेकडाउन ना हुआ, कोई दुर्घटना भी नहीं हुई हो, ठीक, लेकिन आपका पूरा का पूरा जो 2G स्पेक्ट्रम था वो ऑब्सोलेट हो गया है, अब यूजफुल नहीं रहा है ना, अब आपको 4G लाना पड़ेगा। तो वो जो आप पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर को रिपेयर करते हैं सो दैट अब आपको 4G उस इंफ्रास्ट्रक्चर पर रन कर सके, ये तो कोई ब्रेकडाउन नहीं हुआ, लेकिन ये हो गया आपका टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, इसकी वजह से भी आपको स्पेशल रिपेयर करना पड़ता है ना। यहाँ पे वो भी वर्ड यूज किया गया होगा स्पेशल रिपेयर में, और डिटेरियोरेशन ऑफ पीरियडिकल रिन्यूअल which do not result in a genuine increase in the value of the property। ठीक है, स्पेशल रिपेयर जो है उसमें इस तरह का डिटेरियोरेशन हुआ है कि प्रॉपर्टी के वैल्यूएशन में वो इंक्रीमेंट नहीं बताता है, ऐसी स्थिति में आपको स्पेशल रिपेयर करना पड़ता है। तो अभी तक आपने देखा कि सीपीडब्ल्यूडी क्या क्या करता है, एक फटाफट ओवरव्यू ले लेते हैं। सीपीडब्ल्यूडी दो काम करता है, एक ओरिजिनल वर्क और एक रिपेयर वर्क। ओरिजिनल भी दो वाले हैं, एक होता है अपना ग्रांट वाला जो कि अलॉटमेंट मिलता है, और दूसरा होता है डिपॉजिट वाला। जब ग्रांट वाला खर्चा करता है तो उसके लिए अपना जो होता है फाइनल हेड उसमें बुकिंग करता है, लेकिन डिपॉजिट वाला जब खर्चा करता है उसको पैसा भी 8446 सिविल डिपॉजिट में मिलता है और उसका बुकिंग भी वो 8446 सिविल डिपॉजिट में ही करता है। ये हो गया ओरिजिनल वर्क। रिपेयर वर्क हम लोगों ने यहाँ देखा, इसका एनुअल रिपेयर और स्पेशल रिपेयर। एनुअल रिपेयर का मतलब है वो जो एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस का काम चलता है उसकी बात हो रही है। पीरियडिकल रिपेयर यही होता है, राइट। और स्पेशल रिपेयर जो होता है वो स्पेशल किसी भी तरह का ब्रेकडाउन हो जाए, किसी भी तरह का डिटेरियोरेशन हो जाए, या इसमें जो वर्ड यूज नहीं किया गया है कि कुछ टेक्निकली एडवांसमेंट हो जाए, उसके लिए भी यहाँ पे यूज होता है। आप लोगों ने इसको PC 13 में देखा होगा, या फिर जो ऑडिट वाले हैं उन्होंने PC 14 में देखा होगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं आगे। माइनर वर्क लिखा हुआ इसमें, और
क्लासिफिकेशन एज पर फंडिंग ऑफ वर्क, बजट वर्क, डिपॉजिट वर्क। हमने बजट वर्क, डिपॉजिट वर्क आप लोगों को बता दिया है। ये ओरिजिनल वर्क में होता है, बजट वर्क, डिपॉजिट वर्क। हालांकि रिपेयर में भी बजट वर्क और डिपॉजिट वर्क होता है, ठीक है। यहाँ भी मैं आपको बता देता हूँ कि बजट वर्क और डिपॉजिट वर्क होता है, ठीक है, रिपेयर में भी बजट एंड डिपॉजिट। डिपॉजिट का साफ मतलब ये है कि हम ये चाहे तो करें, ना चाहे तो ना करें, ठीक, क्योंकि ये हमारे डिस्क्रिप्शन पे है। अमूमन ऐसा होता नहीं कि हम मना कर दें, वो ले ही लिया जाता है काम। लेकिन डिपॉजिट वर्क का मतलब ये है कि हमारे डिस्क्रिप्शन पे है, क्योंकि हमारा अपना काम नहीं है ना, ये किसी और का काम है, हमने उनको लिया है, टेकन ओवर किया है, ठीक। तो उसका जो फाइनल बुकिंग होता है ना, वो किसी और ऑफिस में होता है। इसको समझने के लिए हम आपको एक एग्जांपल देते हैं, आप लोग इसको देखिएगा और समझिएगा। देखिएगा ध्यान से। डिपॉजिट वर्क हमारी मर्जी पर होता है, मतलब सीपीडब्ल्यू ऑफिस है तो हमारी मर्जी पर कैसे होता है उसको आप देखिएगा। बहुत पॉपुलर एग्जांपल है, प्रैक्टिकल भी है। पॉपुलर एग्जांपल क्या है कि एक बिल्डिंग बन रही है ना, तो बिल्डिंग के लिए कंस्ट्रक्शन का काम जो करती है वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिवीजन करती है, BCD, ठीक है। लेकिन इसमें अगर मान लीजिए 400 करोड़ की कीमत है इसकी, इस बिल्डिंग की, जो बड़ी बिल्डिंग है, तो उसमें 350 करोड़ तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का है और 50 करोड़ जो है इलेक्ट्रिफिकेशन का है, इलेक्ट्रिफिकेशन का, ठीक है। अब क्या होता है कि इलेक्ट्रिक डिवीजन अलग होते हैं, आप लोगों को सबको पता है, नहीं पता तो आप लोग जान लीजिए भैया। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम बाकी सारे काम का है, लेकिन इलेक्ट्रिफिकेशन का काम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिवीजन नहीं करती है, ठीक है। इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए पूरा इसका अलग ही डिवीजन है। तब क्या होता है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिवीजन को अगर आपको इसको पैसा मिला है 2059 में, 2059 में, तो पूरे का पूरा 400 करोड़ ये 2059 में बुक कर लेगी और इसमें से 50 करोड़ ये दे देगी इसको, इलेक्ट्रिक डिवीजन को, ठीक है। तो 50 करोड़ को जो पैसा मिला है इलेक्ट्रिक डिवीजन को, वो मिल देगी वो 8443 में, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि 8443 में इसको पैसा मिला है तो क्रेडिट दिया है। इस CR मैंने करोड़ भी होता है और CR का मतलब लोग क्रेडिट भी समझ लीजिएगा, ठीक है। तो अब आप देख लीजिए, अब इसको जो खर्च अगर करेगी तो इसको डेबिट भी 8443 में ही करना है। अब आप देख लीजिए बिल्डिंग वाला कैसा है, तो ये हुआ 8443, ठीक है, ये हुआ क्रेडिट, ये हुआ डेबिट, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसको मिल गए कितने, 50 करोड़, और ये डेबिट क्रिया ने मान लीजिए 40 करोड़ का काम कराया, 10 करोड़ का पेमेंट बाद में करेगी ये, तो 10 करोड़ इसका बैलेंस बच गया, है ना। इस तरीके से दोनों 50 करोड़ हो गए, राइट। लेकिन जब इसने 50 करोड़ बिल्डिंग को दिया, सॉरी इलेक्ट्रिक को दिया बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ने, इस 50 करोड़ को तभी इसने 2059 में बुक कर लिया। अगर ये भी 2059 में बुक करेगा तो 2059 में डबल बुकिंग हो जाएगी, ठीक। यहाँ पे इलेक्ट्रिक डिवीजन बाउंड है इस काम को लेने के लिए, पर हमेशा हम लोग बाउंड नहीं होते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर नगर पालिका चाहे तो हमसे काम ले सकती है, मतलब हमको काम करने के लिए डिपॉजिट दे सकती है, पर अगर हम चाहें तो हम नगर पालिका को मना कर सकते हैं कि हम आपका काम नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कि हमारे पास में कुछ मजबूरियां हो, हमारे मतलब CPWD डिवीजन में, ठीक है। लेकिन हमने आपको बता दिया कि डिपॉजिट का जो काम है वो हमारे पूरे के पूरे डिस्क्रिप्शन पे है, हम उसके लिए मजबूर नहीं है, ठीक। मजबूर नहीं है तब इसके लिए और सी चीजें आती हैं। वो क्या आती है मैं आपको बता दूं, देख लीजिएगा। किसी को भी अगर हम काम देते हैं तो कॉन्ट्रैक्टर को देते हैं, कॉन्ट्रैक्टर हमारा काम करता है ना, कॉन्ट्रैक्टर काम करता है। काम अगर उसने कर दिया तो उसने हमारे ऊपर में लायबिलिटी रेज की है। इसका क्या मतलब है, अगर कॉन्ट्रैक्टर काम करता है और काम अगर उसने कर दिया है तो उसने हमारे ऊपर लायबिलिटी रेज की है, इसका क्या मतलब है, तो मुझे बता सकता है, हाँ या ना बताइए। सर हमको उसको पैसा देना होगा ना, अगर वो हमारा बिल्कुल सही बात है, हमको उसको पैसा देना होगा, एब्सोल्युटली राइट, है ना। उसको हमने पैसा दिया है तब तक तो कोई बात नहीं है, जब तक नहीं दिया है तब तक लायबिलिटी हमारे ऊपर रेज हो गया, है ना। अब हम उससे काम ले चुके हैं, है ना, तो सवाल है कि काम हम देंगे ही कब, हम अपने ऊपर लायबिलिटी लेंगे ही क्यों, वाई वी शुड रेज अ लायबिलिटी अपॉन ओन सेल्फ, क्यों हम लायबिलिटी रेज करेंगे, इसलिए कि कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। लेकिन अगर हम लायबिलिटी रेज करते हैं तो उसका कुछ प्रोसीजर भी है, हम लोगों को वो प्रोसीजर को फॉलो करना होगा, ठीक है। और वो प्रोसीजर क्या है वो आप लोगों को मैं पढ़ने के लिए बोलता हूँ, आप लोग सोच रहे पढ़िएगा। इसमें आपका GFR का भी रेफरेंस दिया हुआ है, हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे, ऐसा नहीं कि हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन जो आपको मैं पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ वो आप लोग पढ़िए। 2.1 कोई भी एक आदमी
2.1 पढ़िए, इसी का वर्क्स मैनुअल 2014 2.1 पढ़िए, पढ़िए। पढ़िए भाई, इतना चुप रहने से काम नहीं चलेगा। जो भी कोई पढ़ना चाहे पढ़िए। किसी के पास है या नहीं? अच्छा सुनिए, मेरी रिक्वेस्ट और है कि आप लोग अगले बार से इसको प्रिंट कर लीजिएगा। हो सकता है इस बार आप लोग को ज्यादा मौका ना मिला हो, लेकिन अगली बार आप लोग इसको प्लीज जरूर प्रिंट कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए मैं ही पढ़ता हूँ क्या लिखा हुआ है, देखिए। 2.1 कहता है कि कोई भी काम करने से पहले, प्री रिक्विजिशन ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क, कोई भी काम करने से पहले हम लोग को 4 स्टेज फॉलो करना पड़ता है। कौन सा? देयर आर 4 मेन स्टेजेस एज फॉलो इन द एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क, दैट इज AA, ES, TS, AA, ES, TS और फंड। ठीक है, हम कौन है? हम डिवीजन है, हमारा कुछ नाम है डिवीजन का, ठीक है। तो हम लोग मान लीजिए नाम रख देते हैं BCD, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिवीजन रांची, ठीक है, हमारे पास में ये नाम है। अब ये AA क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, देखिएगा ध्यान से, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। ES क्या है? एक्सपेंडिचर सेक्शन, सैंक्शन, सेक्शन नहीं है, सैंक्शन का मतलब मंजूरी, टेक्निकल सैंक्शन। और फंड अवेलेबिलिटी, ठीक है। ये 4 स्टेज है, राइट, आप लोगों ने देख लिया। अब मैं आपको बताता हूँ ये है क्या, देखिएगा। मैंने एक न्यूज कटिंग शेयर की थी सुबह सुबह, आप लोग को मैंने देखा था, दिया था पढ़ने के लिए, आप लोगों ने पढ़ा था उसको? रांची का आज का न्यूज है। हाँ सर। बोलिए क्या था उसमें लिखा हुआ, जरा बताइए आप। आप लोग प्लीज थोड़ा सा उधर से भी बोला कीजिए, अकेले मेरे बोलने से मैच जल्दी खत्म हो जाएगा। कोई बताइए मुझे। हेलो, हेलो, चलिए मैं ही बताता हूँ। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। हेलो, SOR के बारे में आपकी आवाज सर। क्लियर? हाँ हाँ बोलिए 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 बोलिए, बिल्कुल बोलिए बोलिए बोलिए। क्या लिखा हुआ है SOR के बारे में? बोलिए। देखो तो आज का पेपर यहाँ पे क्या 3 तारीख का पेपर, बोलिए। देखो तो सर वहाँ नहीं पे बना नया, सर यहाँ पे ये लिखा हुआ है आपने जो शेयर किया था, नहीं बना नया SOR, पुराने रेट पर ही तैयार हो रहा है DPR। यस यस। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको क्यों शेयर किया, मैं बताऊं आपको। यहाँ पे जो कीवर्ड्स दिए गए हैं ना, उसको जानने के लिए। SOR नहीं बना तो DPR तैयार नहीं हो रहा है, SOR नहीं बना, ठीक है, तो DPR नहीं तैयार हो रहा है। क्या है भाई SOR? शेड्यूल ऑफ रिक्वायरमेंट, शेड्यूल ऑफ रेट होता है SOR, मतलब शेड्यूल ऑफ रेट, ठीक है। और DPR मतलब, बोलिए। डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। वेरी गुड, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ठीक है, ये बेसिकली यही है ना। अब मैं पढ़ के सुनाता हूँ क्या कह रहा है। हिंदी है, थोड़ा सा आपको हो सकता है कि जो नॉन हिंदी बेल्ट वाले होंगे उनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, पर मैं हूं ना, व्हाट फॉर आई एम, राइट। कह रहा है, रांची का न्यूज है ना। राज्य के कार्य विभागों, पथ निर्माण मतलब रोड डिवीजन में विभाग सहित भवन निर्माण बिल्डिंग डिवीजन, RWD एनर्जी डिपार्टमेंट वन इलेक्ट्रिक डिवीजन, ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन डिवीजन, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट और नगर विकास विभाग अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, योजनाओं के लिए नया शेड्यूल ऑफ रेट SOR अब तक तैयार नहीं है। 2 साल पुराने SOR पर योजनाओं का DPR बन रहा है, ठीक है। तो SOR जो है 2 साल पे बनता है, ठीक है, 2 साल पर बनता है SOR। ये आपको न्यूज ही क्लियर कर रहा है, ठीक है।
और 2 साल पुराना जो एसओआर है उस पर आपका डीपीआर बन रहा है, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन रहा है, ठीक है। तो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन रहा है तो किसका? योजनाओं का, प्लानिंग्स का। तो योजनाओं का मतलब होता है न्यू वर्क। जब भी आपको कभी भी योजना मिलेगी आप लोग हमेशा समझिएगा दिस इज टॉकिंग अबाउट न्यू वर्क, ठीक है। तो ये न्यू वर्क की बात हो रही है। योजनाओं का मतलब प्लानिंग या न्यू वर्क। न्यू वर्क मतलब ओरिजिनल वर्क, ठीक है। चलिए अब आगे क्या लिखा हुआ है? योजनाओं का डीपीआर, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट नहीं बन रहा। डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या है? दरअसल डिटेल एस्टीमेट को ही डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहा जाता है। तो उसमें यह सब कुछ शामिल होता है डीपीआर में, समझ रहे हैं? हाँ, है ना। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, एक्सपेंडिचर सैंक्शन, टेक्निकल सैंक्शन, फंड अवेलेबिलिटी, सब कुछ शामिल है डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट में, ठीक है। हेलो, अब आप कहेंगे कि एसओआर का यहाँ पे डीपीआर से क्या लेना देना है और इस चारों में एसओआर की जरूरत कहाँ है? अरे भैया, आप एक्सपेंडिचर सैंक्शन कैसे करवाइएगा जब आपको रेटें नहीं पता है? एसओआर का यहीं पर काम लगता है, यहीं पर, लेकिन यहीं पर ये देखिए यहाँ एसओआर काम लगता है। आपको हर एक आइटम का रेट ऑलरेडी पता है एसओआर के माध्यम से, और पता होने की वजह से, ध्यान से सुनिएगा, पता होने की वजह से जब आप एस्टीमेट बनाते हैं तभी तो जाकर के आपको पता चलता है ना कि पूरे के पूरे प्रोजेक्ट में आपको कितना टोटल खर्चा लगने वाला है। आपको एक 400 करोड़ की बिल्डिंग बनानी है, पर इस बिल्डिंग की कीमत 400 करोड़, ये कैसे पता चला आपको? ये एसओआर से पता चला आपको। एसओआर में पहले से रेट डिफाइन किया हुआ है, समझ गए। लेकिन यही यहाँ इस न्यूज की इंपॉर्टेंस नहीं है, आगे भी है। क्या लिख रहा है? नया एसओआर तैयार होने में देरी पर कई विभागों ने पुराने एसओआर से ही डीपीआर बनवाना शुरू कर दिया, ठीक है। इसमें क्या प्रॉब्लम है? साथ ही योजनाओं का टेंडर भी निकाला जा रहा है। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इन सब के बाद जब एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल ले लेंगे, एक्सपेंडिचर सैंक्शन ले लेंगे, टेक्निकल सैंक्शन ले लेंगे, फंड अवेलेबिलिटी ले लेंगे, तब जाकर के आपका आता है अगला स्टेप, और वो है NIT, दैट इज नोटिस इनवाइटिंग टेंडर। क्या लिख रहा है ये? इसका मतलब नोटिस इनवाइटिंग टेंडर, है ना। इस न्यूज पे देखिए कितना कुछ क्लियर हो रहा है, राइट। तब क्या हो रहा है कि डीपीआर बनवाना शुरू कर दिया है, और जब डीपीआर बन जाता है तब डीपीआर के बाद, ठीक है, नोटिस इनवाइटिंग टेंडर होता है ना। तब इंजीनियर को क्या कहना है कि पहले से ही योजनाओं के क्रियान्वयन में विलंब हो गया, देर हो गई है ना। ऐसे में योजना की स्वीकृति तेजी से करनी पड़ेगी। तो योजना की स्वीकृति, डीपीआर जो होता है ना, उसको अप्रूव कराना पड़ता है, इसको अप्रूव कराना पड़ता है, अप्रूव डीपीआर होना चाहिए, ठीक है। एसओआर बन गए तो भी फंसेगा पेज। हाँ, ये बात सही है। क्यों फंसेगा वो मैं बता देता हूँ। इसलिए कि अभी यहाँ पे एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट ने, एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट का क्या आपको बोलते हैं यहाँ पे जो लगाया है? NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। हाँ, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बालू की खुदाई पर रोक लगा रखी है और कह रखे हैं कि आप पड़ोसी राज्य से बालू मंगवा सकते हैं। तो 600 CFT बालू, जो कि मुझे 13,000 रुपए में मिला था, अभी उसकी कीमत 40,000 है। अब आप सोचिए कि 600 CFT बालू की कीमत आज 40,000 है, और आज मार्केट रेट का वैल्यूएशन करने के बाद अगर नया एसओआर तैयार किया जाता है और फिर बाद में बालू की कीमत गिर गई, तो आखिरकार डिपार्टमेंट को फायदा होगा कि घाटा होगा? तो बतलाइए, बोलिए हाँ कि ना, बोलिए बोलिए। ऐसा नहीं मैं बोलने वाला हूँ, पहले मैंने बता दिया आप लोग को, शर्तें लागू है हमेशा। जब तक आप लोग नहीं बोलेंगे मैं बढ़ने वाला नहीं। बोलिए सर, फिर से बोलिए एक बार, क्या बोले आप? देखिए, आज 600 CFT बालू होता है, बड़ा वाला जो हाईवा होता है ना, उसमें 600 CFT बालू होता है, क्यूबिक फीट टन, समझे। CFT बालू, सैंड की बात हो रही है, सैंड की, ठीक है। तो 600 CFT सैंड चल रहा है। मैंने लिया था 13,000 में 2 साल पहले, ठीक है, जब एसओआर पुराना वाला बना था, ठीक है। और आज इसकी कीमत है 40,000, आज के ही पेपर में छपा है। तो अगर आज नया एसओआर बनता है और NGT के रोक की वजह से, NGT स्टॉप्ड,
एनजीटी ने रोक लगा रखा है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने रोक लगा रखा है, ठीक है। तो एनजीटी के रोक की वजह से इसकी कीमत 13,000 की जगह 40,000 पर 600 CFT सैंड पहुंच गई है। ध्यान से सुन लीजिएगा। तो अगर आज नया एसओआर बनता है तो कल को फिर जब एनजीटी की रोक हटेगी तो ये रेट वापस गिर करके 17,000 पे आ जाएगा, क्योंकि एक साल में कीमत बढ़ने का कितना होगा, 15 to 20%, है कि नहीं। हम्म, जब वो फिर से दो तीन महीने के बाद ही कीमत गिर जाएगा, और अगर आज एसओआर 40,000 पे बन गया और 2 महीने के बाद में जब 17,000 पे सैंड मिलेगा 600 CFT, तो डिपार्टमेंट को फायदा होगा कि घाटा होगा? सर घाटा होगा। यस, समझे। और ये केवल सैंड की बात नहीं है, समझे, सैंड के साथ साथ कई जगहों पे यही खेल हो रहा है। उदाहरण के तौर पे आपको इस न्यूज को पूरा पढ़ना चाहिए। इंजीनियर ने बताया कि एसओआर कमेटी के द्वारा, अच्छा इसमें एक और वर्ड लिखा हुआ है, एसओआर कमेटी बनती है, समझे। एसओआर यूं ही हवा में नहीं बनता है, एसओआर बनाने के लिए एसओआर कमेटी बनती है, समझे। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंजीनियरों ने बताया कि एसओआर कमेटी के द्वारा सभी विभागों से मटेरियल का रेट ले लिया गया है। इसका मतलब है कि एसओआर कमेटी एसओआर कैसे बनाती है, सभी विभागों से, सभी डिपार्टमेंट से। अब यहाँ पे झारखंड में कितने डिपार्टमेंट थे, मैंने बताया था ना, 7 डिपार्टमेंट है, नहीं 8 डिपार्टमेंट, ठीक है। 8 डिपार्टमेंट है और 8 डिपार्टमेंट से मटेरियल का रेट ले लिया गया है। अब आप कहेंगे डिपार्टमेंट से मटेरियल का रेट कैसे लिया जाता है, कोई मुझे बता सकता है कि डिपार्टमेंट से मटेरियल का रेट लेने का तरीका क्या हो सकता है, बता सकते हैं आप लोग? कुछ भी बोलिए, कोई गेस मारिए ना, गलती मारिए तो क्या हो जाएगा, बोलिए। बोलिए, गलत बोलिएगा तो क्या हो जाएगा जी, बोलिए ना, कैसे रेट लेगा। देखिए जितना भी डिपार्टमेंट है ना, सबका काम है टेंडर निकालना, है कि नहीं, कहा गया नोटिस इनवाइटिंग टेंडर, सबका काम ही क्या है, टेंडर निकालना। और टेंडर जब निकलता है तो फिर वहां पे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर या सप्लायर अपने टेंडर डालते हैं। टेंडर डालने के बाद में जिनका सबसे कम रेट होता है हम उसी को तो काम देते हैं, हाँ या नहीं, बोलिए। यस सर। हाँ सर, मैं इस वीडियो को देखा हूँ। तो अगर हमको पहले से पता है कि हमारे एक ऑफिस में इतना रुपया लगा है उस आइटम का, दूसरे ऑफिस में इतना रुपया लगा है, तो जो सबसे लोवेस्ट वन है हम उसी को ना काम दे रहे हैं जी। तो पूरे राज्य का जितना भी रेट होता है लोवेस्ट का, उसका हम एवरेज निकालते हैं और एसओआर कमेटी को हम लोग दे देते हैं, समझ गए। नहीं सर, समझ गए, समझ गए। ऐसे हाँ या ना करते रहिए, ठीक है ना। तो फिर यहाँ पे एसओआर कमेटी को, अगर हम लोग आज का रेट देते हैं, जो डिपार्टमेंट ने जो हमें रेट दिया है, हाँ, वो रेट इतना ज्यादा है कि हम लोग उससे काम ले ही नहीं सकते हैं। तो पर एक रेट उस समय का लिया गया जब रेट काफी बढ़ा हुआ था। अब उसके आधार पर अगर एसओआर तैयार किया जाएगा तो बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मटेरियल का रेट काफी घट गया है, समझे। तो इसमें ऐसा है कि सैंड का रेट तो मैंने ये बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ दूसरा रेट रॉड का, ठीक है। रॉड हमने 60 mm का रॉड 1350 में लिया था, 1350 रुपए पीस, समझे। उसके बाद में क्या हुआ, ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद में क्या हुआ कि यूक्रेन और रसिया का वार चलने लगा, समझे। तो डीजल की कीमत बढ़ गई, और डीजल की कीमत बढ़ जाने की वजह से वहां पर जो रॉड की जो फैक्ट्री होती है ना, उनके पास में वो जो उनका रॉ मटेरियल था वो काफी महंगा मिलने लगा, बिकॉज सब लोग वो तो ट्रांसपोर्ट करके ही मंगवाते हैं ना। तो उस समय में जब डीजल की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, मतलब 100 के पार चली गई थी, उन लोगों ने 1300 पर पीस की जगह पे, 1350 पर पीस की जगह पे 1700 रुपए पर पीस कर दिया, पर पीस 16 mm का एक रॉड। अब आप सोचिए कि बड़ा बड़ा जो बिल्डिंग बनता है भैया, उसमें कितना रॉड लगता है। अगर एक पीस में आपको 250 रुपया ज्यादा लग जाए, 250 350, एक पीस में 350 रुपया ज्यादा लग जाए तो कितना बुरा हाल हो जाएगा। और जानते हैं आज रेट घट करके फिर से 1500 रुपया हो गया, समझे। तो हमको डिपार्टमेंट से रेट कब का मिला, जब 1700 का था, और आज 1500 हो गया है, समझे। तब आप बतलाइए कि आज अगर एसओआर बन जाएगा तो कितना घाटा होगा कि नहीं होगा। यस सर। हाँ बोलिए बोलिए, पूछिए पूछिए पूछिए, तो आगे बढ़ जाए। यस सर। चलिए
अच्छा एक बात समझ में आ रहा है आप लोगों की, आप लोग बोर हो रहे हैं? पहले मुझे बता दीजिए भाई। समझ रहे ये सर। समझ में समझ में। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी क्या हम लोगों ने लिखा था 4 एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, है ना। अब एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल में भी 2 बातें हैं, क्या है वो देख लीजिए। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल में जो रुपया लगाता है उसी की अप्रूवल चाहिए। मान लीजिए कि अगर मैं सीपीडब्ल्यूडी हूं और मुझे अपने ही ग्रांट में काम करना है, तो क्योंकि रुपया मैंने लगाया है, मैंने मेरे डिपार्टमेंट ने लगाया है, ठीक है। अच्छा हमारा जो डिपार्टमेंट है ना उसको यूडी डिपार्टमेंट बोलते हैं, ठीक है। सीपीडब्ल्यूडी जो होता है, ठीक है, उसका जो डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, MOUD इसमें आता है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट में, ठीक है, अर्बन डेवलपमेंट में आता है। क्लियर है, ठीक है ना। तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट में हमारा आता है ना। तो सीपीडब्ल्यूडी का अगर अपना रुपया, अपनी मंत्रालय का रुपया है, राइट, तो वो रुपया हर हाल में बजट में पास हुआ होगा कि नहीं। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का जो रुपया होता है संसद भवन के सामने में पार्लियामेंट में वोटेड हुआ होगा कि नहीं, हाँ या ना। हाँ सर हुआ होगा। हुआ होगा ना, तभी तो हमारे पास में आया पैसा, है ना। तो जब रुपया हुआ होगा तो उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल हमको खुद ही देनी होगी। जैसे कि हमारा जो हायरार्की है इसमें डीजी से शुरू करते हैं, हालांकि इसके ऊपर भी है, दैट इज डायरेक्टर जनरल वर्क्स, ठीक है। उसके नीचे आते हैं इंजीनियर इन चीफ, उसके नीचे आते हैं चीफ इंजीनियर, उसके नीचे आता है सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर, ठीक है। उसके नीचे आते हैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, उसके नीचे आते हैं असिस्टेंट इंजीनियर, उसके नीचे आते हैं जेई जूनियर इंजीनियर, ठीक है। इतना सारा आ गया, राइट। ये हमारी हायरार्की है। सारा काम हम लोग अगर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लेवल पे कर रहे हैं, जो कि यहीं से होता ही है, यही है डिवीजन, समझे। सारा काम इसी को कहते हैं एग्जीक्यूटिव बॉडी, ठीक है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। और इसके ऊपर जो कहते हैं इसको पता है सुपरवाइजरी ऑफिसर, ठीक है। उसके ऊपर में कंट्रोलिंग ऑफिसर। ये कैसा होता है पता है, ये ठीक वैसा ही होता है जैसे अपने एजी ऑफिस में सेक्शन ऑफिसर, उसके ऊपर में ब्रांच ऑफिसर, उसके ऊपर में ग्रुप ऑफिसर, उसके ऊपर में फील्ड ऑफिसर। सुना है कि नहीं सुना है आप लोगों ने? नहीं सर। नहीं सुना है? अरे भैया डबल ए होता है सेक्शन ऑफिसर, सीनियर ए होते हैं ब्रांच ऑफिसर, डीएजी होते हैं ग्रुप ऑफिसर, और एजी होते हैं फील्ड ऑफिसर। अब पता चला? जी हाँ ठीक है ना। तो होता क्या है कि सारा काम हम करते हैं एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के लेवल पे। तो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल जो होता है ना हमारा अपना डिपार्टमेंट ही देता है। अब जिसका जितना रेंज है 5 लाख तक का कोई और देगा, उसके ऊपर तक का कोई और देगा, इस तरीके से रेंज बनाया गया है। लेकिन जो भी रेंज है, ठीक है, उस रेंज में आपको एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल लेना पड़ता है। किससे? अपने ही डिपार्टमेंट से। क्यों? क्योंकि जो प्रॉपर्टी बनेगी उसके मालिक कौन हो गया? हम मतलब हमारा डिपार्टमेंट। क्लियर है? बोलिए। यस सर। अगर मान लीजिए कि आपको एक सीपीडब्ल्यूडी को, ठीक है, हेल्थ डिपार्टमेंट से हॉस्पिटल बनाने के लिए पैसा मिल जाए, ठीक है, डिपॉजिट मिल जाए, ठीक है, 400 करोड़ ही रखते हैं, कोई बात नहीं। तो ये किस में रखेंगे हम लोग? 8443 में रखेंगे ना, हाँ या ना? बोलिए। ये 400 करोड़ 8443 में क्रेडिट होगा डेबिट होगा? बताइए तो। अभी हमने बताया था थोड़ी देर पहले, ये 400 करोड़ रुपया जो हमको हॉस्पिटल से मिला है, सॉरी हेल्थ डिपार्टमेंट से मिला है, हम सीपीडब्ल्यूडी हैं, ठीक है, हमारा वाला 8443 में ये 400 करोड़ जो होगा वो डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा? क्रेडिट। क्रेडिट होगा। किसने बताया? जिसने बताया सही बताया, ठीक है। क्यों? सुन लीजिए,
ये जो होता है ना, ये नॉमिनल अकाउंट की तरह चलता है, समझे? जितना भी सस्पेंस का और डीडीआर हेड है नॉमिनल अकाउंट की तरह चलता है, ठीक है ना? तो नॉमिनल अकाउंट में प्रॉफिट गेन जो भी होता है सब क्रेडिट होता है। तो 400 करोड़ हमको मिल गया, हमने क्या कर दिया, उसको क्रेडिट कर दिया। जब हम एक्सपेंसेस या लॉस करेंगे तब उसको डेबिट करेंगे, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। खैर, तो ये 400 करोड़ जो हमको मिला हेल्थ डिपार्टमेंट से, इसका जब डीपीआर तैयार होगा, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार होगा, समझे कि नहीं, और एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल जब हम लेंगे तो कौन देगा? हमारा अपना डिपार्टमेंट देगा कि हेल्थ डिपार्टमेंट देगा? बोलिए। CPWD सर सर। अपना डिपार्टमेंट। नहीं 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 नहीं, गड़बड़ गड़बड़ बात। जो मालिक होगा प्रॉपर्टी का, आप बेशक बनवा रहे हैं, आप सीपीडब्ल्यूडी है, आपने हॉस्पिटल बनवा दिया, इस हॉस्पिटल का मालिक कौन डिपार्टमेंट है? हेल्थ डिपार्टमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट? सर हेल्थ डिपार्टमेंट। यस, जो मालिक होगा एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल देने का पावर उसी के पास है। समझ गए? समझे कि नहीं? हाँ कि ना? समझ गए। ठीक है, देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल भी यही देगा, एक्सपेंडिचर सैंक्शन भी यही देगा। एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट अप्रूवल का मतलब है कि हाँ बनवाओ। हाँ, क्या बोल रहे हैं? सर, हेल्थ डिपार्टमेंट ही देगा दोनों। हाँ, देखिए मैं आपको बात बताता हूँ, समझिएगा। मैं मालिक हूं, मैं एक घर बनवा रहा हूं, ठीक? एक कॉन्ट्रैक्टर है जिसको मैंने काम दिया है, और बना कौन रहा है? मिस्त्री बना रहा है, ठीक है? ध्यान से समझ गया, है ना? अब मान लीजिए कि मेरे मन में आया, या हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्टर के मन में आ जाए कि यहाँ पे सर इससे बढ़िया रहता है कि एक कमरा ऐसे बनवा लेते, ऊपर बनवा लेते, या यहाँ पे जो छज्जा है वो नहीं, सब नक्शे में प्रोविजन नहीं है, छज्जा निकलवा दीजिए। कुछ एक बात है जो उसने मुझे प्रपोज किया, तो छज्जा निकलवाना है कि नहीं निकलवाना है? घर में तो रहना हमको ना है जी, मालिक तो हम ना है। तो छज्जा निकलवाने कि नहीं निकलवाने का अप्रूवल कौन देगा? आप। जाहिर सी बात है, जो मालिक है वही देगा एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल का मतलब है कि काम करना है कि नहीं करना है, ठीक है? एक्सपेंडिचर सैंक्शन का मतलब है कितने रुपए में करना है कि नहीं करना है। उदाहरण के तौर पे मेरे पास में जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, उन्होंने मुझसे बात की कि छत का जो स्क्वायर फीट होता है ना, उसके आधार पे हम आपका रेट चार्ज करेंगे। तो 3 लोग आए, हमने 3 लोगों से बात की, ठीक है? एक ने कहा कि सर हम आपका 220 रुपए स्क्वायर फीट में काम करेंगे। एक ने कहा कि सर हम आपका 190 में काम कर देंगे, और तीसरे ने कहा कि हम आपका 175 में काम करेंगे, ठीक है? 1, 2 और 3, ठीक है? ये 3 लोग हैं, 220 में काम करने वाले, 190 में काम करने वाले, 175 में काम करने वाले। तो हमारे पास में अगर तीनों अवेलेबल है तो हम 175 को देंगे कि नहीं, हम 220 को काहे दे में? बोलिए। जब क्वालिटी नहीं गड़बड़ा देगा। वो चाहे वो बात का बात है, हमको तय करना है, कौन तय करेगा? क्वालिटी गड़बड़ा देगा कि क्या गड़बड़ा देगा, वो बात का बात है। पहले ये बताए तय कौन करेगा? जो पैसा देगा वही तय करेगा जी। सर हम लोग ही तय जी। करेंगे। ऐसी बात है, जब बिल्डिंग में हम रहेंगे, हम मालिक हैं, तो हम ही ना देंगे। समझ गए? अब गवर्नमेंट के हिसाब से देख लेते हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट देगा एक्सपेंडिचर सैंक्शन की मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट? सर हेल्थ डिपार्टमेंट। हेल्थ डिपार्टमेंट। बिल्कुल सही बात है। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल का मतलब है कि काम करना है कि नहीं करना है, इतने कमरे बनवाने हैं कि नहीं बनवाने हैं, ठीक है? कितने कमरे बनवाने हैं, कहां कहां रहेगा, नक्शा। अच्छा, एक बात और मैं बता देता हूं, डीपीआर बिना डिटेल ड्राइंग के पॉसिबल नहीं है। डिटेल ड्राइंग चाहिए ही चाहिए। ये जो डिटेल ड्राइंग होता है ना, इसी को अप्रूव करने का मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। समझ गए? ये भी इसमें है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, ऐसा नहीं है कि आप लोग को वो पता नहीं चलने वाला है, ठीक है? तो आप लोग को ये मामला समझ में आ गया कि एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल कौन देगा। भैया जब डिपॉजिट का काम होगा तो दूसरा डिपार्टमेंट देगा, और हमारा अपना काम हुआ जिसमें दूसरे डिपार्टमेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो हम लोग खुद ही दे लेंगे अपने आप को। मतलब एग्जीक्यूटिव को देगा सुपरिंटेंडिंग, या सुपरिंटेंडिंग अगर है उसको देगा चीफ इंजीनियर, हायर अथॉरिटी से लिया जाता है, लेकिन मिल जाता है, अपने डिपार्टमेंट से ही मिलता है। तो क्लियर है यहाँ तक? जी सर। जी है ना? सर। ठीक है। हाँ, टेक्निकल सैंक्शन, थर्ड वाले पे आते हैं, टेक्निकल सैंक्शन।
ठीक है। अच्छा एक और बात, अभी आपने कहा कि वो काम खराब तो नहीं कर देगा, हाँ ये बात बिल्कुल जेन्युइन है। अपन क्या करते हैं जानते हैं, मान लीजिए कि अगर आपका 2 तल्ला मकान बनना है तो 220 रुपये वाला जो कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है, उसको आप न दे करके 175 वाले को दे देते हैं काम। फिर आप क्या करते हैं, आपको किसी इंजीनियर की मदद लेनी थी तो आपने ली और एक नक्शा बनवाया होगा घर का, मैंने बनवाया है ना। तो हमने क्या तय किया कि सर जो आप हैं एक विजिट का कितना चार्ज करते हैं, तो उन्होंने कहा कि हम एक विजिट का 1000 रुपये चार्ज करते हैं। ओके, तो जब गड्ढा खोद करके हम जुड़ते जुड़ते आ गए और टाइबिंग के लेवल पे आए, मैंने प्लिंथ के लेवल पे आए, तो सर एक बार जरा विजिट कर लेते प्लीज। तब वो आ गए, उनको मैंने 1000 पकड़ाया, ठीक। उसके बाद उठते 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 लेटन लेवल पे आ गए, सर एक बार विजिट कर लेते प्लीज, वो आ गए, फिर 1000 पकड़ाया। फिर ढलैया करते, ढलैया किया हमने, ढलैया के लेवल पे आए और फिर उनको बुलाया, फिर एक बार आकर के देख लेते प्लीज, फिर वो आ गए, 1000 फिर पकड़ाया, ठीक है। और जब ढलाई वलाई हो गई, सब फाइनल वाइनल हो गया, उसके बाद में फिर हमने उसको बुलाया और फिर 1000 पकड़ाया। इस तरीके से हमने कुल कितने पैसे दिए ज्यादा उनको, 4000 रुपए, चार। ठीक है। हाँ, और 220 रुपए वाला को अगर आप काम दीजिएगा ना, तो अगर मान लीजिए आपको 1500 स्क्वायर फीट का बिल्डिंग है, समझे, तो उसको 220 रुपए के हिसाब से और 175 रुपए के हिसाब से डिफरेंस कितना हो जाएगा, आपको 45 रुपए का स्क्वायर फीट का डिफरेंस होगा ना। तो 45 गुना 1500 कितना होता है जी, 85 से गुना कर देते हैं ना, 15 × 5 = 75, 75,000 रुपए का डिफरेंस हो जाता है, समझे। 75,000 की जगह पे हम खाली 5000 खर्चा किए, 70,000 बचा कि नहीं बचा। जी सर। हाँ, अब एक बात बताइए, ये जो आप इंजीनियर को बुला रहे थे और उसको अपना नक्शा दिखा रहे थे और नक्शे के हिसाब से घर में काम बना है कि नहीं बना वो दिखा रहे थे, ये एक तरह का टेक्निकल सैंक्शन ही तो है। टेक्निकल सैंक्शन वही कर सकता है ना जो कि उस टेक्निकल विंग का जानकार हो। अब मान लीजिए कि हेल्थ डिपार्टमेंट ने बिल्डिंग बनाने के लिए दिया, पर उसको क्या पता कि बिल्डिंग कैसे बनता है, बोलिए। ड्राइंग स्पेसिफिकेशन सही है कि नहीं है, समझे, सीढ़ी की चौड़ाई सही दी है कि नहीं दी है, कमरे की चौड़ाई सही है कि नहीं है, यहाँ पे टाइबिंग होगा कि नहीं होगा, यहाँ पे खिड़की छूटेगी कि नहीं छूटेगी, ठीक है, ये सब कुछ उसको कैसे पता चलेगा। टेक्निकल तो वो जानता नहीं, हेल्थ डिपार्टमेंट तो डॉक्टर जानता है, वो आपको इलाज कर देगा, मकान का इलाज कैसे करेगा, सही कि गलत। सही। टेक्निकल सैंक्शन हमेशा सीपीडब्ल्यूडी के इंजीनियर ही देते हैं, समझे, चाहे वो ग्रांट वाला हो चाहे डिपॉजिट वाला हो, समझ गए। क्यों, हेल्थ डिपार्टमेंट कुछ पता ही नहीं है। टेक्निकल सैंक्शन जो होता है, ठीक है, हमेशा इंजीनियर देता है, यानी कि सीपीडब्ल्यूडी। क्लियर है। जी सर। लास्ट में जो फंड का जो अवेलेबिलिटी है ना, वो फंड के अवेलेबिलिटी के मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। अगर ग्रांट का पैसा है, समझे, तो आपको मिल जाता है सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर की तरफ से एलओसी। हालांकि एलओसी सीपीडब्ल्यूए कोड में आपको बताया गया है कि वो एलओसी सेल होता है, समझे, जो कि आपका सीसीए ऑफिस में होता है, चीफ कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स के ऑफिस में एक कौन सेल होता है जी, कौन सा सेल हमने बोला अभी, एलओसी सेल, एलओसी। एलओसी को बता सकता है कि क्या होता है। सर लेटर ऑफ क्रेडिट, हाँ, लेटर ऑफ क्रेडिट होता है ना। ये एलओसी से ही आपको पैसा मिलता है, ये पता है ना आपको, खर्च करने के लिए ग्रांट वाला पैसा। हाँ सर, एलओसी से नहीं। अच्छा, और डिपॉजिट, अच्छा डिपॉजिट का पैसा जो आप 8443 में रखते हैं, वो पैसा आपको कैसे मिलता है। एलओसी तो आपको एक लेटर ऑफ क्रेडिट है, एक लेटर है, लो भाई कागज पकड़ लो, समझे, इस कागज को तुम ट्रेजरी में दिखा देना, इसका एक कॉपी हम ट्रेजरी को पहले भेज चुके हैं, ठीक है। तो जब इस कागज को तुम दिखाओगे तो तुम जो भी चेक साइन करके दिए होगे उसको वो अप्रूव कर देगा। स्टेट गवर्नमेंट के मामले में वो ट्रेजरी होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के मामले में वो बैंक होता है, ठीक है। वहां तक तो मामला जम गया। डिपॉजिट वाला पैसा कैसे आता है तो बताइए हमको, तो बता सकता है। या डीडी से आता है, डिमांड ड्राफ्ट से, और चेक से आता है, समझे कि नहीं। है? इसका मतलब क्या है कि आपका, अच्छा एक और सवाल, क्या आप एज ए डिवीजन बिना पैसा लिए, या तो एलओसी से मिल जाए या तो चेक से मिल जाए,
बिना आपके पास पैसा पहुंचे कोई काम आप करवा सकते हैं, हाँ या ना? नहीं सर। अगर मान लीजिए कि डिपॉजिट का पैसा आपको नहीं मिला है, या जितना मिला है 100 रुपया और आपने काम करवा दिया 10 रुपया ज्यादा, 110 रुपया, ठीक है, तो आपने जो एक्सेस खर्च किया है उसको कहाँ क्लासिफिकेशन करते हैं, मतलब उसको बुक कहाँ करते हैं, तो मुझे बता सकता है? जो पैसा आपको मिल गया, आपने अगर उससे ज्यादा खर्च कर दिया है तो पैसा का क्या होगा? सस्पेंस। सॉरी सस्पेंस का नाम क्या है? बिल्कुल सही, सस्पेंस का नाम क्या है? सस्पेंस मिसलेनी। MPWA या MWA, मिसलेनियस वर्क एडवांस, है ना? इसका मतलब क्या होता है? इसका 4 पार्ट होता है, ठीक है, A B C D, ठीक है। MWA इसका है CPWA फॉर्म 70, 4 पार्ट में होता है। पहला होता है सेल्स ऑन क्रेडिट, अब पार्ट 2 होता है, ठीक है, वर्क डन एक्सेस देन डिपॉजिट रिसीव्ड, ठीक है, वर्क डन एक्सेस देन डिपॉजिट रिसीव्ड, ठीक है। हालांकि पार्ट 3 और पार्ट 4 तो आपको यहाँ पे काम नहीं है, लेकिन मैं लिख देता हूँ क्योंकि आप लोग झूठ मूठ में टेंशन ना ले कि सी और डी सर ने नहीं लिखा। ये वाला है आपका पार्ट सी, ये है लॉसेस, चोरी हो जाए, गुम हो जाए, रिट्रेंचमेंट या बर्बाद हो जाए, और ये है मिसलेनियस, पता ना चले कि कहाँ बुक करना है, ठीक है। ये आपका MPWA होता है, समझ गए बात को? तो भैया वर्क डन एक्सेस ऑफ डिपॉजिट रिसीव आपको नहीं करना है, समझे? ये बहुत फजीहत का काम है, ये वाला बी वाला, समझ गए? इसीलिए चौथा टर्म कहा गया है कि जब तक पूरा पैसा ना आ जाए तब तक आपको काम चालू नहीं करना है, कोई भी लायबिलिटी अपनी खोपड़ी पे नहीं लेनी है। क्लियर हुआ है या ना? जी सर। हुआ कि नहीं? अगर सर कोई करना भी है तो लायबिलिटी अपनी कितना, क्या बोले? कोई लिमिट अगर करना ही पड़े तो कितना % तक कर सकते हैं? नहीं नहीं, करना ही पड़े तो उसका अथॉरिटी ऑर्डर देगा आपको, तब अपनी मर्जी से नहीं। सर वो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल में लिखा रहेगा कितना परसेंटेज हैं? करना है, या सब कहीं पे तो लिखा रहेगा। क्या बोल रहे हैं? जैसे वो जो बोले हाँ नहीं नहीं, उस सब आपको अथॉरिटी, आपको सुनिए, अथॉरिटी आपको पहले से बोलेगा, समझे? अपनी मर्जी से आपको नहीं करना है, जो आपको ऑर्डर देगा वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, तब ऑर्डर देगा, यूं ही नहीं, ठीक है। इसमें से जो अब लाइन में बताने वाला हूं है वो है GFR रूल नंबर 129, कोई इसको पढ़िए, GFR रूल नंबर 129, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। GFR रूल नंबर 129 को पढ़िए। पढ़िए पढ़िए, पढ़िए। हाँ इसमें लिखा हुआ है, देखिए GFR रूल नंबर 129 इसी का पार्ट है, इसी में तो है, वही जो मैंने आपको शेयर किया उसी में। GFR रूल नंबर 129 पढ़िए। पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज। पढ़िए। वो तो खुला नहीं सर, बुक में से पढ़ते हैं सर। पेंशनरी हाँ बिल्कुल पढ़िए लायबिलिटी, ना। रूल 129, ना ना ना, पेंशनरी लायबिलिटी इन द केस ऑफ नहीं नहीं, वो नहीं वो नहीं वो गवर्नमेंट। नहीं वो 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 नहीं है। 2005 का बुक आपके पास में नहीं होगा, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। ये GFR 2005 है, GFR 2005, तो वो बुक आपके पास में नहीं होगा, मेरे पास में है, ठीक है, तो मैं आपको भेज दूंगा। फिलहाल यहाँ देखते हैं, लिखता है नो वर्क शैल बी कमेंस्ड, कोई काम शुरू आप कर ही नहीं सकते हैं। किसको कहा जा रहा है? डिपार्टमेंट को। कब नहीं कर सकते हैं वो देख लीजिए। पहला, जब तक ए ना मिले,
एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल जब तक ना मिले तब तक नहीं, ठीक है। एक्सपेंडिचर सैंक्शन माने ईएस, ठीक है। तीसरा क्या है, प्रॉपरली डिटेल डिजाइन सैंक्शन, डिटेल डिजाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर डिटेल वो डिजाइन, हाँ सर जेफा 27 हाँ बोलिए। में रूल 136 वन में है ये वाला बात आप जो बोल रहे हैं। 2017 में कहाँ पे है बताइए जरा। रूल नंबर 136 वन रूल नंबर 1, 36 वन सब। हाँ तो पढ़िए, जो है वही पढ़िए, पढ़िए। तो सर 131 नहीं 136 रूल नंबर 136। पढ़ते हैं सर। क्लियर, पढ़िए पढ़िए। No work shall be commenced or liability incurred in connection with it until 1. Administrative approval has been obtained बिल्कुल from the appropriate authority in each case. ईच केस, हर हाल में। अगला, Sanction to incur expenditure has been obtained from the competent authority. हाँ तो दूसरा क्या हो गया, एक्सपेंडिचर सैंक्शन। जी सर। A properly हाँ, पढ़िए। detailed design. Properly Detailed detailed design. design has been sanctioned while बिल्कुल designing सही। the project. तो While ठीक है, designing the project, ठीक है, etc. ठीक है, ठीक है। Principles of cycle cost may also be considered. ठीक है, अगला। Fourth, estimates containing the detailed specifications and quantities of various items have been prepared on the basis of SOR maintained by CPW. डिटेल स्पेसिफिकेशन, ठीक है, एसओआर के हिसाब से, है ना। अच्छा अगला, Funds to cover the charge during the year मतलब कि पूरे साल का, फुल ईयर का फंड चाहिए, have been समझे? provided by the फुल ईयर का। इसमें ऐसा भी होता है, इसको समझने जैसा है। कोई एक काम है जो बहुत बड़ा है, आपको पहले से पता चल गया क्या, मतलब ऑर्डर में लिखा हुआ या एग्रीमेंट में लिखा हुआ कि ये काम 3 साल में खत्म होगा, तो क्या तीनों साल का ग्रांट आपको एक ही बार में चाहिए? नहीं सर, एक ही साल का मिलना चाहिए। 1 साल का चाहिए, बिल्कुल सही, पूरे साल का चाहिए। हाँ अगला, Tenders invited and processed in accordance with rules. जिसको मैंने कहा था नोटिस इनवाइटिंग टेंडर, है ना, Tender. है ना, नोटिस इनवाइटिंग टेंडर, है ना। ठीक है, अगला, Last, a work order issued. यस, ये वर्क ऑर्डर जब तक नहीं आप देंगे, वर्क ऑर्डर टू कॉन्ट्रैक्टर, समझे। अगर कॉन्ट्रैक्टर को आपने वर्क ऑर्डर नहीं दिया है, कॉन्ट्रैक्टर कोई काम कर ही नहीं सकता है, समझ गए? Yes, sir. समझ गए कि नहीं? आपके पॉइंट फॉलो नहीं होंगे चलिए। तब तक काम शुरू नहीं होगा। बिल्कुल सही। तो दिस वुड बी एंड ऑफ द टुडेज वीडियो, ठीक है, एंड टुडेज क्लास। थैंक यू। और किसी को कोई भी इंक्वायरी करनी हो, ऊपर में ये नंबर दिया गया है, आप लोग इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। अगर आप लोगों को कुछ पूछना है तो पूछिए। ठीक है, थैंक यू सर। है ना, तो फिर अगले संडे को फिर से इसी टाइम पे आप लोग ज्वाइन करिएगा, ठीक है ना। आप लोगों को सुनिए, आप लोगों को दोबारा लिंक भेजने की जरूरत नहीं है। एक बार जिन्होंने क्लासरूम में जो एंटर कर चुके हैं उनको बस सिंपली ज्वाइन कर लेना है, ठीक है ना। और जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, हाँ सुनिए, और जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, आप लोग इस लिंक को उन लोगों को स्प्रेड कर दीजिए। ओके ठीक है सर। तो वो पूरे, सुनिए, वो पूरे वीक में कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लास स्टार्ट होगी 11 बजे से ही, लेकिन इसमें जो गूगल मीट वाला सिस्टम नहीं है कि जब क्लास स्टार्ट होगी तभी ज्वाइन करना है। क्लियर? ओके सर, ओके। कितने दिन का हाँ बोलिए, प्रोजेक्ट? ये क्या बोल रहे हैं? मैनुअल वीकडेज में भी क्लास होता है क्या? हाँ वीकडेज में होता है।
ये सर उसका ऑनलाइन होता है कि ऑफलाइन होता है? तो सर आपको डिटेल इसमें इस नंबर पे आप लोग कर लीजिए, मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके बाय, थैंक यू। थैंक यू।